विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा है मुगल आक्रमण, जिसमें अभी हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाराणा सांगा के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम देख चुके हैं, उससे आगे आज हम जानेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जहां तक हमने जाना था उससे आज आगे हम देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है सांगा और बाबर के मध्य युद्ध। आज हम मुख्य जानकारी देखेंगे सांगा और बाबर के मध्य युद्ध को। मेवाड़ के महाराणा सांगा जो हिंदू राजा थे और उस समय भारत के एक प्रमुख शासक के रूप में उभरे हुए थे। दूसरी तरफ बाबर जो मुगल शासक थे। अफगान जो विदेशी क्षेत्र है, वहां से फरगना नाम का जो स्थान है, वहां से बाबर भारत में आया था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली के क्षेत्र पर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो मुगल शासक बाबर और हिंदू शासक सांगा के बीच में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को हम यहाँ देख रहे हैं। तो पिछली जानकारी में हमने इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, उसके कारणों पर चर्चा की थी कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। तो वो कारण हमने पहले देख लिए हैं, वो कारण हम जान चुके हैं। 4 मुख्य कारण थे जिनकी वजह से बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी। आज हम उस लड़ाई को पूरा जानते हैं कि लड़ाई कब हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, उसके परिणाम क्या निकले थे। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से परिणाम निकले, आज बस उस संपूर्ण जानकारी को हम देखते हैं। तो सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम जानते हैं। एक तरफ मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक महाराणा सांगा जो हिंदू राजा था, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म से संबंधित मुगल वंश का शासक बाबर था। दोनों ही भारत के उस समय में शक्तिशाली शासक थे और अपने अपने साम्राज्य विस्तार और प्रतिष्ठा में वृद्धि को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े थे, युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों में से जो जीतेगा वो भारत का सर्वेसर्वा बनेगा और जो हारेगा उसकी प्रतिष्ठा या उसकी जो सम्मान है उसमें कमी आएगी। तो यहाँ हम इन दोनों के मध्य युद्ध को जानते हैं। तो कारण तो हम जान ही चुके थे, युद्ध की घटनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले कार्य हुआ फरवरी 1527। फरवरी 1527 ईस्वी में जो बयाना का किला था, बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग है भरतपुर में, बयाना का दुर्ग है भरतपुर में। इस दुर्ग पर अधिकार था बाबर का, बाबर का अधिकार था इस दुर्ग पर, बाबर का अधिकार। तो बयाना का दुर्ग जो भरतपुर में है, इस पर बाबर का अधिकार था। तो फरवरी 1527 में महाराणा सांगा एक बड़ी सेना लेकर, अब महाराणा सांगा की जो सेना है उस सेना के बारे में हम जान लेते हैं। अब तक भारत में जितने भी प्रकार के युद्ध लड़े गए, उन युद्धों में अब तक की सबसे बड़ी सेना थी राणा सांगा की सेना। यानी राणा सांगा से बड़ी सेना आज तक कोई भी शासक नहीं जुटा पाया था। राणा सांगा को पता था कि बाबर भी एक शक्तिशाली शासक है, तो उसको हराने के लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो राणा सांगा ने एक अपनी कूटनीति और रणनीति से बहुत बड़ी सेना का सृजन कर लिया था, बहुत बड़ी सेना उसने बना ली थी। भारत में अब तक इससे पहले इतनी बड़ी सेना नहीं बनी थी। बाबर की सेना में स्वयं बाबर और उसकी सेना तो थी ही, इसके अलावा 2 मुस्लिम भी बाबर के साथ इस युद्ध में थे। तो उन मुस्लिमों के नाम हम देखते हैं। तो सांगा की एक बात, सांगा की सेना के बारे में हम जानते हैं
सांगा की सेना, तो सांगा की सेना में स्वयं सांगा तो शासक था ही, सांगा के अलावा दो मुस्लिम सेनापति उसके साथ थे। दो मुस्लिम सेनापतियों में एक तो था हसन खां मेवाती, इसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, और एक था महमूद लोदी, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। पिछली क्लास में हमने जो कारण जाने थे, उस कारण में एक कारण हमने जाना था राजपूत अफगान मैत्री, उस कारण में हमने इस बात को क्लियर कर लिया था। तो इस युद्ध में राणा सांगा के साथ दो मुस्लिम सेनापति भी थे, एक हसन खां मेवाती और एक महमूद लोदी। हसन खां मेवाती सांगा की सेना का मुख्य सेनापति था, सांगा की सेना का मुख्य सेनापति था इस लड़ाई में, मुख्य सेनापति। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना का मुख्य सेनापति हसन खां मेवाती था, जो एक मुस्लिम था। इसके अलावा राणा सांगा की सेना में गुजरात, मालवा, मारवाड़, सलुम्बर, इसके अलावा शाहपुरा क्षेत्र और राजपूताना के छोटे बड़े राज्यों की सेना। तो इतनी बड़ी सेना राणा सांगा के पास थी इस युद्ध में स्वयं सांगा और उसकी सेना तो थी ही, इसके अलावा उसके साथ दो मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती और महमूद लोदी भी था। हसन खां मेवाती इस युद्ध में राणा सांगा का मुख्य सेनापति था, जो एक अफगानी मुस्लिम था। इसके अलावा गुजरात है, मालवा है, मारवाड़ है, सलुम्बर ठिकाना है, मेवाड़ क्षेत्र है, और राजस्थान के और भी छोटे बड़े जितने भी राज्य थे, उन सब के राजपूत शासक भी इस युद्ध में राणा सांगा के साथ खड़े थे। जब राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध ठन चुका था, दोनों के बीच युद्ध निश्चित हो चुका था, तो राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजपूत शासकों को प्रस्ताव भेजा, सबको अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए आग्रह किया, आमंत्रित किया। तो इस युद्ध में राणा सांगा के व्यवहार की वजह से, उसके अच्छे व्यवहार और कूटनीति की वजह से राजस्थान के लगभग सभी छोटे बड़े राजपूत शासकों ने साथ दिया था। सभी राजपूत शासक इस लड़ाई में राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए तैयार थे और अपनी अपनी सेना लेकर राणा सांगा के साथ आकर डट चुके थे। तो राणा सांगा की सेना काफी बड़ी हो चुकी थी। उसकी सेना में गुजरात, मालवा, मारवाड़, सलुम्बर, शाहपुरा क्षेत्र या राजस्थान के जितने भी छोटे बड़े राजपूत शासक थे, वो सब राणा सांगा के साथ लड़ाई में खड़े थे। तो राणा सांगा की सेना काफी बड़ी थी, काफी विशाल सेना थी। अब आगे देखते हैं हम। तो राणा सांगा अपनी इस विशाल सेना को लेकर फरवरी 1527 में बयाना पहुंच जाता है। बयाना पहुंच गया और बयाना के दुर्ग को राणा सांगा ने घेर लिया। फरवरी 1527 में बयाना का जो दुर्ग है उस पर बाबर का अधिकार था, तो राणा सांगा बयाना दुर्ग को घेर लेता है। जैसे ही राणा सांगा की विशाल सेना बयाना दुर्ग को घेरती है, वहां का जो बाबर का सैनिक था वो अधिकार कर रखा था। दोनों के बीच लड़ाई हुई। अब राणा सांगा की इस युद्ध में जीत हुई। इस युद्ध को कहते हैं बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में हुआ, जिसमें सांगा विजयी हुआ। सांगा जीत गया, बाबर हार गया। बाबर की जो सेना थी वो हार गई। स्वयं बाबर यहाँ पर नहीं था, बाबर तो दिल्ली में था, लेकिन उसकी सेना की एक टुकड़ी बयाना दुर्ग पर थी और वो अधिकार जमाए हुई थी। राणा सांगा की सेना गई। राणा सांगा की सेना के सामने बयाना दुर्ग पर जो मुस्लिमों की टुकड़ी थी वो ज्यादा देर नहीं टिक पाई और बयाना दुर्ग पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। तो बाबर की सेना
कि जो पहली मुठभेड़ सांगा से हुई, उस पहली मुठभेड़ में राणा सांगा जीत गया और बयाना उसका अधिकार हो गया। जब ये खबर बाबर के पास पहुंची कि बयाना दुर्ग पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया है, तो बाबर अपने सैनिकों को इकट्ठा करके अपनी सेना को भी मजबूत करता है। लेकिन इस बयाना युद्ध से जो मुस्लिम सैनिक भाग कर गए थे, उन्होंने जाकर बाबर को राजपूतों की वीरता का बखान किया। तो सारे मुस्लिम सैनिकों के अंदर डर का सा माहौल बन चुका था, क्योंकि वो राणा सांगा की विशाल सेना को बयाना युद्ध में देख चुके थे, राजपूतों की वीरता से परिचित हो चुके थे। इस वजह से मुस्लिमों की जो सेना थी या बाबर की जो सेना थी, उस सेना में डर का माहौल था, उनका मनोबल टूट चुका था। राणा सांगा की विशाल सेना से वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तब बाबर ने अपनी सेना को जैसे तैसे करके युद्ध के लिए तैयार करना शुरू किया, उसकी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। तो अपनी डरी हुई सेना और अपनी जो कमजोर सेना थी, उसको बाबर ने अपनी कूटनीति से तैयार किया। बाबर ने अपनी सेना को वापस से तैयार करने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। बाबर ने अपनी सेना को दोबारा से सांगा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद के नारे में बाबर ने अपनी सेना या सैनिकों से कहा कि ये युद्ध केवल मेरी जीत के लिए या भारत में शासन स्थापित करने के लिए नहीं है, ये युद्ध हिंदू और मुसलमानों का युद्ध है। यदि इस युद्ध में हम हारते हैं या डर कर पीछे हट जाते हैं, तो समझो कि मुस्लिम धर्म का नुकसान होगा। पूरी दुनिया में इतनी मेहनत से जो इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया है, उस इस्लाम धर्म का नुकसान होगा। इस्लाम धर्म की बजाय हिंदू धर्म का ज्यादा उन्नति होगी और मुस्लिमों का धर्म पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। भारत में मुस्लिमों का जो धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये युद्ध केवल मेरे और सांगा के बीच में ही नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध है। तो यदि इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की उन्नति करनी है, तो हमें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। इसे ही कहते हैं जिहाद का नारा, यानी हिंदू मुस्लिम युद्ध बता दिया इस युद्ध को। और इस युद्ध को करने का मतलब है इस्लाम धर्म की रक्षा करना। तो इस प्रकार की बात बाबर ने कहकर अपने सैनिकों को जैसे तैसे करके तैयार किया। जब जिहाद का नारा सैनिकों को दिया गया, तो मुस्लिम सैनिक मुस्लिम धर्म की रक्षा करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो गए और वापस से तैयार होकर युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। तो बाबर के जिहाद के नारे की वजह से ही बाबर की सेना में जो मनोबल टूटा था, जो कमजोरी आई थी, वो वापस दूर हुई। बाबर ने सभी सैनिकों को कुरान की कसम खिलाकर इस प्रकार का वचन लिया कि जब तक शरीर में सांस रहेगी या कोई भी सैनिक जिंदा रहेगा, तब तक वो पीठ दिखाकर भागेगा नहीं। डर कर भागने से बढ़िया होगा कि आप प्रतिष्ठा के साथ लड़ते हुए युद्ध में मर जाएं। इस प्रकार की कसम प्रत्येक सैनिक को बाबर ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलाकर दिलवाई। तो इस प्रकार से बाबर ने अपनी सेना में वापस से जोश भरा और उस सेना को वापस से तैयार किया, जो सेना बयाना की लड़ाई में सांगा से हार कर पूरी तरह से डर चुकी थी। उसको बाबर ने जिहाद का नारा देकर कुरान की कसम खिलाकर वापस से तैयार कर लिया। अब इस प्रकार बाबर ने अपनी सेना को दोबारा से तैयार किया और दोनों के बीच में फिर लड़ाई होना निश्चित हुआ। तो एक तरफ बाबर की सेना तैयार होकर आ गई, बाबर की सेना तैयार होकर आती है, और दूसरी तरफ राणा सांगा की सेना तैयार होकर आती है। दोनों की सेना आकर मैदान में लड़ती है। मैदान का नाम है खानवा का मैदान। खानवा का मैदान। बाबर की सेना और राणा सांगा दोनों की सेना खानवा के मैदान में आकर लड़ती है। खानवा का मैदान है भरतपुर में।
भरतपुर में खानवा का मैदान है। उस खानवा के मैदान में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से राणा सांगा और बाबर आमने सामने होते हैं। दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तो इस खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। बाबर की सेना संख्या की दृष्टि से सांगा की सेना से छोटी थी। सांगा की सेना काफी विशाल थी, लगभग बाबर की सेना से 2 गुनी सेना सांगा के पास थी। दोनों की सेनाएं, मुस्लिम सेना और राजपूत सेना, खानवा के मैदान में आमने सामने हुई। खानवा का मैदान भरतपुर में है और युद्ध शुरू हुआ 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। इतिहास में इस युद्ध को कहते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बीच में। खानवा के युद्ध को भारत का सबसे ऐतिहासिक और सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध से जो परिणाम निकले वो संपूर्ण भारत की राजनीतिक स्थिति पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव डालने वाले निकले। इसलिए खानवा के युद्ध को भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 16 मार्च 1527 को सुबह के समय ही शुरू हो गया। सुबह के समय ही ये युद्ध शुरू हो गया। सुबह के समय 16 मार्च 1527 को दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई और युद्ध स्टार्ट हो गया। तो युद्ध जब हुआ तो युद्ध में कैसी कैसी घटनाएं हुई वो हम देखते हैं। तो खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1527 को सुबह के समय शुरू हो गया। राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से 2 गुनी थी और काफी विशाल थी। तो शुरुआत में जो मुठभेड़ हुई, शुरुआत में जो पहले चरण में लड़ाई हुई, उसमें राजपूत सैनिकों ने काफी वीरता दिखाई और पहले बार उन राजपूत सैनिकों ने बाजी मार ली। लेकिन दोपहर का समय आते आते दुर्भाग्यवश राणा सांगा के सिर में तीर लग गया। राणा सांगा सेना के बिल्कुल आगे थे। राणा सांगा सेना के बिल्कुल आगे हाथी पर सवार थे, तो वो दूर से ही मुस्लिम सैनिकों के निशाने पर थे। तो राणा सांगा दोपहर के समय आते आते हाथी पर सवार होने की वजह से उनके सिर में तीर लग गया, जिसकी वजह से राणा सांगा घायल हो गए और मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में ही राणा सांगा को युद्ध भूमि से राजपूत सैनिकों ने बाहर निकाल दिया और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब राणा सांगा की जगह किसी दूसरे को सेना का नेतृत्व करना था, राज चिन्ह धारण करना था, क्योंकि यदि सांगा की जगह कोई दूसरा स्थान नहीं लेता है तो राजपूत सैनिकों का मनोबल टूट सकता था। तो राजपूत सैनिकों ने या राजपूत सेनापतियों ने सांगा की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को राज चिन्ह धारण करने के लिए कहा। तो सबसे पहले कहा गया सलुम्बुर का शासक था। सलुम्बर का शासक था। राणा सांगा की जगह राज चिन्ह धारण करने के लिए सलुम्बुर के शासक रतन सिंह चूड़ावत को कहा गया। रतन सिंह चूड़ावत को राणा सांगा की जगह राज्य चिन्ह धारण करने के लिए कहा गया, लेकिन सलुम्बुर के शासक ने यानी रतन सिंह चूड़ावत ने यह कहकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि मेरे जो पूर्वज हैं वो पुराने समय से ही मेवाड़ की सेवा करते आए हैं, तो मैं खुद भी मेवाड़ का सेवक ही हूँ। मैं राणा सांगा की जगह राज्य चिन्ह धारण नहीं कर सकता, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो रतन सिंह चूड़ावत ने इस प्रकार की बात कहकर सांगा की जगह राज्य चिन्ह धारण करने से मना कर दिया। उसके बाद राज्य चिन्ह धारण करने के लिए कहा गया। राज्य चिन्ह धारण करने के लिए कहा गया झाला अज्जा को। झाला अज्जा को तो झाला अज्जा ने राणा सांगा की जगह बाद में राज्य चिन्ह धारण कर लिया। राणा सांगा की जगह झाला अज्जा हाथी पर बैठे और राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध करते रहे। उसके बाद झाला अज्जा के राज्य चिन्ह धारण करने के बाद में लड़ाई आगे बढ़ी और खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर लड़ाई हुई और युद्ध हुआ। तो यहाँ आप ध्यान रखना, राणा सांगा के घायल होने के बाद में
राजपूत सेना का नेतृत्व या राज्य चिन्ह झाला अज्जा नाम के एक वीर सेनापति ने किया था। बाद में युद्ध हुआ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से राणा सांगा की सेना काफी विशाल होते हुए भी इस युद्ध में बाबर की सेना से पराजित हो गई। तो इस युद्ध का जो परिणाम निकला वो इस प्रकार से निकला कि इस युद्ध में बाबर की जीत हो गई, अंतिम जीत। शुरुआत में राजपूत सैनिकों की जीत दिखाई दे रही थी, लेकिन राणा सांगा के घायल होने के बाद में पासा पलट गया और किन्हीं कारणों की वजह से, उन कारणों पर अभी बाद में चर्चा करेंगे हम कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से इतनी विशाल सेना बाबर की सेना से हार गई, वो कारण हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी आप एक बार परिणाम देखें तो इस युद्ध में बाबर की सेना की जीत हो गई और राणा सांगा की पराजय हो गई, हार हो गई। और 1527 में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में बाबर की जीत होते ही बाबर संपूर्ण भारत का सर्वेसर्वा बन गया, संपूर्ण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया और राणा सांगा की स्थिति काफी कमजोर हो गई, जो बाबर से काफी ज्यादा थी पहले। लेकिन इस खानवा की लड़ाई में हारने के बाद में राणा सांगा को काफी नुकसान हुआ और बाबर संपूर्ण भारत का एक शक्तिशाली शासक बन गया। अब हम आगे देखते हैं कि इस लड़ाई में जीतने के बाद में, इस लड़ाई में बाबर की जीत हो गई। इस लड़ाई में, इस युद्ध में जीतने के बाद में बाबर ने एक पदवी धारण की। बाबर ने इस लड़ाई में जीतने के बाद एक पदवी धारण की, वो पदवी थी गाजी की पदवी। तो देखो, छोटे प्रश्न में हो सकता है प्रश्न आए, खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने कौन सी पदवी धारण की? तो खानवा के युद्ध में जीतने के बाद में बाबर ने गाजी की पदवी धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म का नुकसान करने वाले को काफिर कहते हैं। तो बाबर की नजर में राणा सांगा और हिंदू सैनिक काफिर थे, क्योंकि वो इस्लाम धर्म का नुकसान कर रहे थे। तो बाबर ने इस युद्ध में जीतने के बाद गाजी की पदवी धारण की, यानी काफिरों का वध करने वाला, इस प्रकार की पदवी धारण की। और राजपूत सैनिकों के सिरों को काटकर एक ऊंची मीनार बनवाई, जीत की स्मरण के लिए। जीत के स्मरण के लिए बाबर ने राजपूत सैनिकों के सिर काटे और उनकी एक ऊंची मीनार बनवा दी, इस खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में जीत की खुशी में। तो इस प्रकार के कार्य हुए। तो ये था खानवा का युद्ध, जिसमें हमने जाना कि ये युद्ध कब हुआ था और किस प्रकार से परिणाम निकले। तो यहाँ हमने जाना है कि बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से छोटी थी। राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से 2 गुनी थी। फिर भी ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? अब हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं। तो कारण देखते हैं हम। यहाँ पर आप ध्यान रखना, बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ वो दो बार हुआ था। पहली बार बाबर स्वयं खुद नहीं था, उसकी सेना थी। पहला जो युद्ध हुआ था वो बयाना का युद्ध था, जो फरवरी 1527 में हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा जीत गया था, इस युद्ध में बाबर स्वयं नहीं था। दूसरा जो युद्ध हुआ वो खानवा का युद्ध था, जो 16 मार्च 1527 का हुआ था। इस युद्ध में दोनों शासक और दोनों की सेनाएं आमने सामने थी, प्रत्यक्ष रूप से लड़ी, लेकिन हार राणा सांगा की हुई, बाबर जीत गया। तो इस युद्ध में राणा सांगा की सेना काफी विशाल थी, काफी बड़ी थी, काफी मजबूत सेना थी। फिर भी उसकी हार क्यों हुई, इस कारण पर हम चर्चा करते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के क्या कारण थे। खानवा के युद्ध में सांगा की हार के
कारण। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के क्या कारण थे, तो वो कारणों पर हम चर्चा करते हैं। हमें पता है कि राणा सांगा की सेना अब तक की भारत की सबसे विशाल सेना थी। उसकी सेना में गुजरात, मालवा और राजस्थान के लगभग सभी छोटे बड़े राजपूत शासक अपनी सेना के साथ डटे हुए थे। तो इतनी विशाल सेना होने के बावजूद में भी, इतनी विशाल और मजबूत सेना होने के बावजूद भी राणा सांगा इस युद्ध में क्यों हार गया, उसके कारणों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला कारण जो हमारे सामने है वो कारण है इतिहासकारक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकारक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने अपने हिसाब से इस युद्ध में सांगा की हार का कारण बताया। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस युद्ध में राणा सांगा की हार का जो कारण था वो था बाबर को सेना मजबूत करने का पर्याप्त समय देना सांगा द्वारा। तो इतिहासकारक गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस लड़ाई में सांगा की हार का जो कारण बताया वो कारण बताया कि सांगा द्वारा बाबर को सेना मजबूत करने का पर्याप्त समय देना। तो इस कारण को हम विस्तार से समझें। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि फरवरी 1527 में जब राणा सांगा ने बाबर की सेना को बयाना के युद्ध में हरा दिया तो उसके तुरंत बाद ही उसको दिल्ली पर आक्रमण करके बाबर से युद्ध करना चाहिए था, क्योंकि उस समय बाबर की सेना हार चुकी थी और उसकी सेना में काफी ज्यादा भय बना हुआ था। उसकी सेना में काफी ज्यादा डर था, उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था। तो राणा सांगा को बयाना युद्ध में जीत करने के तुरंत बाद ही बाबर पर आक्रमण करना चाहिए था, ताकि उसको अपनी सेना को मजबूत करने का समय नहीं मिलता और बाबर तुरंत हार जाता। लेकिन राणा सांगा ने क्या किया, बयाना युद्ध में जीतने के बाद में थोड़े दिनों तक अपनी सेना को वहीं बयाना में ही रखा, दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, जिसकी वजह से बाबर को पर्याप्त समय मिल गया अपनी डरी हुई सेना को वापस से तैयार करने का। तो उस पर्याप्त समय मिलने की वजह से बाबर ने अपनी डरी हुई सेना को तैयार कर लिया। उधर राजपूतों की सेना में जो जोश और जो मजबूती थी शुरुआत में वो भी धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि राजपूतों की जो विशाल सेना निकली थी वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और दिल्ली पर हिंदू धर्म की स्थापना के लिए पूरे जोश के साथ निकली थी। उसी जोश की उधर बयाना के युद्ध में उन्होंने जीत हासिल भी की, लेकिन सांगा ने अपनी सेना को थोड़े दिनों तक बयाना में रोके रखा, जिसकी वजह से राजपूतों का जोश ठंडा हो गया और उधर बाबर को अपनी सेना मजबूत करने का पर्याप्त समय मिल गया, जिसकी वजह से बाबर थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हो गया और इस युद्ध में सांगा हार गया। तो ये पहला कारण हमारे सामने आता है इतिहासकारक गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कि सांगा ने बाबर को सेना मजबूत करने का पर्याप्त समय दिया। दूसरा कारण हम देखते हैं। दूसरा कारण है राजपूतों द्वारा परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ना। इस युद्ध में हार का दूसरा कारण है राजपूतों द्वारा परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ना। इस युद्ध में राणा सांगा के जो राजपूत सैनिक थे वो अपने परंपरागत हथियारों से, यानी पुराने समय से जो हथियार चले आ रहे थे उनसे युद्ध लड़ रहे थे। यानी
तीर, कमान, भाले, तलवारें, बर्छियां, इस प्रकार के हथियारों से राजपूत सैनिक युद्ध कर रहे थे। और उनके सामने जो मुस्लिम सैनिक थे उनके पास में तोप, गोला बारूद थे। तो सामने तो गोला बारूद के हथियार और इधर तलवारें, बर्छी, तीर, कमान जैसे हथियार। तो इनके हथियार बाबर की सेना के मुकाबले कमजोर थे। तो उन हथियारों की वजह से बाबर की जो सेना थी उसकी सेना में तो गोला बारूद जैसे हथियार थे जो दूर से मार करते थे। तो उसकी सेना इस वजह से थोड़ी मजबूत थी। तो राजपूतों द्वारा जो पुराने हथियार थे उनसे ही युद्ध करना, ये भी एक कारण है इस लड़ाई में सांगा की हार का। तीसरा कारण हम देखते हैं। तीसरा कारण है राजपूतों की सेना में एकता व तालमेल का अभाव। हमें पता है कि राजपूतों की जो सेना थी, राणा सांगा की जो सेना थी, वो विभिन्न शासकों द्वारा एकत्रित की हुई सेना थी। तो इस सेना में एकता और तालमेल का अभाव था। जब तक राणा सांगा युद्ध भूमि में था तब तक तो इस सेना में एकता अच्छी थी, सब राणा सांगा के नेतृत्व में युद्ध कर रहे थे। लेकिन राणा सांगा के जख्मी होने के बाद में इस सेना में एकता का अभाव आ गया। जिस शासक के साथ जो सेना आई थी वो अपने शासक के नेतृत्व में युद्ध करने लगी, यानी पूर्ण एकता का अभाव राजपूत सैनिकों में हो गया। अलग अलग शासकों के द्वारा साथ लाई गई सेना राणा सांगा के जाने के बाद में उनके साथ ही युद्ध करती रही। एक निश्चित केंद्रित एकता का अभाव हो गया, तालमेल का अभाव हो गया, जिसकी वजह से भी राजपूतों की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई और वो हारे। चौथा कारण जो था हमारे सामने वो था बाबर की तुलगमा युद्ध प्रणाली। इस युद्ध में राणा सांगा के हारने का जो चौथा कारण है वो है बाबर की तुलगमा युद्ध प्रणाली। बाबर ने खानवा के युद्ध में तुलगमा युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। बाबर ने इस लड़ाई में तुलगमा युद्ध पद्धति को अपनाया था। तुलगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में इस प्रकार से होता है कार्य कि सांगा की जो सेना थी वो तो अपनी परंपरागत युद्ध पद्धति से लड़ रही थी और बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का अनुसरण किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का अनुसरण किया था। तुलगमा पद्धति क्या होती है? तुलगमा पद्धति में इस प्रकार से होता है। पहले एक बार सांगा की पद्धति को हम देखते हैं। राणा सांगा की जो युद्ध पद्धति थी वो परंपरागत थी, यानी पुराने समय से जैसे लड़ते आ रहे थे वैसे ही लड़ रहे थे। तो इनकी युद्ध पद्धति इस प्रकार की थी। आगे आगे तो शासक होता था, यानी राणा सांगा स्वयं था जो हाथी पर सवार था। अब और उसके पीछे फिर मुख्य सेनापति और मुख्य सैनिक होते थे और लास्ट में जो कमजोर सैनिक होते थे वो होते थे। तो सांगा की सेना तो इस प्रकार की थी, आगे स्वयं राजा, उसके पीछे मुख्य सैनिक और फिर जो कमजोर सेना होती थी, जो सामान्य सैनिक होते थे जिनकी संख्या ज्यादा होती थी, वो पीछे ही पीछे रहते थे। यह तो थी सांगा की युद्ध पद्धति। शासक सबसे आगे होता था, उसके पीछे मुख्य सेनापति होते थे और कमजोर सैनिक और जिनकी संख्या ज्यादा होती थी वो राजपूत सैनिक पीछे होते थे। ये तो थी सांगा की पद्धति। बाबर की जो सैनिक पद्धति थी वो तुलगमा पद्धति थी। तुलगमा पद्धति में क्या होता है? तुलगमा पद्धति में जो कमजोर सैनिक होते हैं और जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है वो आगे होते हैं, उनके पीछे मुख्य सेनापति होते हैं और सबसे पीछे शासक होता था। यानी राणा सांगा की जस्ट उल्टी तकनीक बाबर की सेना में थी। उसकी सेना में कमजोर सैनिक और जो जिनकी संख्या ज्यादा होती थी वो आगे होते थे, उनके पीछे मुख्य सैनिक होते थे और फिर लास्ट में शासक होता था। शासक लास्ट में इसलिए होता था ताकि वो आसानी से शत्रु सेना की जो सैनिक है उनके निशाने पर नहीं आ सके, इसलिए वो पीछे रहता था। इसके अलावा दो
मुख्य सैनिकों की टुकड़ियां भी वो साइड में रखता था, एक सैनिक टुकड़ी अलग से इधर और एक सैनिक टुकड़ी अलग से इधर, ये थी तुलगमा पद्धति। तो जब युद्ध हुआ तो पहली बार जब दोनों सेनाएं आमने सामने भिड़ी तो राणा सांगा डायरेक्ट ही इन सैनिकों के निशाने पर आ गया आगे होने की वजह से, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। मुख्य सैनिक लड़े जिसकी वजह से शुरू में जीत भी मिली। अब इन मुख्य सैनिकों का जो जोश था वो इन कमजोर सैनिकों ने खत्म कर दिया शुरुआत में। अब इन सैनिकों में कमजोर की स्थिति बन गई। अब आगे जो लड़ाई हुई वो इनके मुख्य सैनिकों से कमजोर सेना की हुई, जिसकी वजह से मुख्य सैनिक आराम से इस कमजोर सेना को हरा दिए। और फिर जो अलग से सैनिक टुकड़ियां थी इन्होंने थकी हुई और कमजोर सेना पर दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से बड़ी सेना होते हुए भी राणा सांगा की सेना इस लड़ाई में हार गई। बाबर स्वयं पीछे ही पीछे रहा ताकि वो सैनिकों के निशाने पर नहीं रहे और सुरक्षित रहे। तो उल्टी पद्धति होने की वजह से, अपनी पुरानी परंपरागत पद्धति होने की वजह से सांगा हार गया और बाबर ने तुलगमा पद्धति का अनुसरण किया। तुलगमा पद्धति क्या होती है वो आप देख चुके हो। इस वजह से बाबर इस लड़ाई में जीत गया। तो बाबर की सेना छोटी थी लेकिन एक सही रणनीति और युद्ध कौशल की वजह से बाबर इस लड़ाई में आसानी से जीत गया। पांचवा कारण हमारे सामने है इस लड़ाई में हार का, राणा सांगा की हार का पांचवा जो कारण है वो है बाबर का तोपखाना। बाबर का तोपखाना। इस युद्ध में राणा सांगा की हार का एक बड़ा कारण है बाबर का तोपखाना। बाबर मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से आया था। वहां पर उस समय गोला बारूद तो ऐसे हथियारों का प्रयोग होने लग गया था, जबकि अपने भारत में अब तक तो गोला बारूद ऐसे हथियारों से भारत के शासक और सैनिक परिचित नहीं थे। तो बाबर अपने साथ फरगना क्षेत्र से तोबे और गोला बारूद भी सेना में साथ लाया था। तो ये हथियार दूर से मार करते हैं और एक बार भी काफी सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इधर राजपूत सैनिक ऐसे हथियारों से परिचित ही नहीं थे, वो पहली बार ऐसे हथियारों को देख रहे थे। तो ऐसे भयानक हथियारों का सामना राजपूत सैनिकों से हुआ। तो राजपूत सैनिक पहली बार में ही ऐसे हथियारों का सामना नहीं कर पाए। वो तो अपने परंपरागत हथियारों से ही लड़ रहे थे। बिल्कुल सैनिक के पास में जाकर ही तलवार से मारा जा सकता था, जबकि बाबर के पास तोबें थी। उन तोबों से बाबर ने दूर से ही मार करके राजपूत सैनिकों का काफी नुकसान किया। तो जो राजपूत सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी वो संख्या इन तोपखानों की वजह से, तोपों की वजह से, गोला बारूद की वजह से कमजोर हो गई, कम पड़ गई। अब सांगा की सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा थी। तो जब गोला बारूद दागा गया तो हाथियों में भगदड़ मच गई और हाथी जब पीछे भगे तो खुद की सेना को रोंदते हुए भगे, जिसकी वजह से भी हाथियों के पैरों के नीचे आकर भी बहुत सारे राजपूत सैनिक मारे गए। तो बाबर का जो तोपखाना था, जो तोप, गोला बारूद जैसे हथियार थे, इन हथियारों ने भी खानवा के युद्ध में बाबर की जीत निश्चित करने में अहम योगदान दिया। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इस युद्ध में सांगा की बड़ी सेना हुई, उसके बावजूद भी हार गए। तो ये 5 कारण हमारे सामने हैं। परीक्षा में प्रश्न आए खानवा के युद्ध में सांगा की हार के कारण, तो ये 5 कारण हमारे सामने हैं। पहला कारण गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार है कि सांगा द्वारा बाबर को सेना मजबूत करने का पर्याप्त समय देना। दूसरा कारण है राजपूतों द्वारा परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ना। तीसरा कारण है राजपूतों की सेना में एकता व तालमेल का अभाव। चौथा कारण बाबर की तुलगमा पद्धति और 5वां कारण बाबर का तोपखाना। तो इन कारणों